यकम फरवरी 21 पे पीएमएल सोल्ड कार सी टू गैमा लिमिटेड फॉर 3 मिलियन का, ये ट्रांजैक्शन प्राइस होगी ना, एंड रिकॉर्डेड, अच्छा ये तो है गलती, ये तो बाद में देखेंगे ना, पता ही है आपको जो हम रेक्टिफाइंग एंट्री है, हाँ भाई करेक्शन ऑफ एरर सही तरह से करना है, नहीं जान छुट दी इधर देख लो। PML also provided GL a ₹2 million डिस्काउंट वाउचर। अच्छा अब मजे की बात है एक चीज हमने कहा था कि फ्यूचर परचेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने ये डिसाइड किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेड परचेज लिख ला यार, उस फ्यूचर एक्सपेक्टेड परचेज यानी 50 को हमने मल्टीप्लाई किया था डिस्काउंट की परसेंटेज से, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया था उसके आने की के चांस के साथ, ठीक है। अब खैर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बता दिया जो फिगर होती है ना जी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आती है, यानी कि 50 इंटू 30 कितना बनता है भाई, वो आएगा कस्टमर, उसके कितना 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 परचेज करेगा 50, कितना डिस्काउंट उसको देंगे हम, तो कितना बना 15 रुपए, ऐसा ही है, 15 रुपए का डिस्काउंट देना है और उसके आने के चांस 80% है। अब सवाल ने आसानी कर दी, ये तो बहुत मुश्किल से आप यहां तक पहुंचे थे, मैंने कहा ना ऊंट को रिक्शे में बिठाना पड़ा था, लेकिन ये इकट्ठा करके सवाल में अगर 15 दिया होता तो वो इस सवाल के अंदर गिवन है। जिंदगी आसान है, ठीक है। अब पढ़ो, इधर पढ़ो, अब इसको पढ़ो 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 पढ़ो, जिंदगी आसान हो जाती है, मुश्किल काम सीखते हैं पेपर में आसान पड़ा होता है, लेकिन मुश्किल की तैयारी होती है, जो भी करना है यार कर ले इसका, एसी कर दो, एसी ये कर दो, एसी वो कर दो, नहीं हो रहा। PML also provided GL a ₹2 million, ₹0.2 million discount voucher for any future purchases of spare part within 1 year। अब कितना परचेज करेगा नहीं बताया, कितना डिस्काउंट देंगे नहीं बताया, अमाउंट बता दी कि 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे, जितनी मर्जी परचेज करे, वो 1 करोड़ की परचेज कर ले उसको हम 2 लाख का डिस्काउंट दे देंगे, वो 1 लाख की करे नहीं तो सारा ही डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, फ्यूचर परचेज, ठीक है। अच्छा लेकिन देयर इज 80% लाइकलीहुड दैट GL विल रिडीम द डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर। आगे ना पढ़ें, आगे ना पढ़ें, मुझे ये बताएं कि अब उधर जगह नहीं है, या बना लें वहीं पे गुजारा कर लें, कंपैरिजन में हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कितनी इसकी पास पेपर 11 का 3 जी, कितनी ऑब्लिगेशन है सेलर की, कार और डिस्काउंट वाउचर, ठीक है जी। स्टैंड अलोन प्राइसेस हमें चाहिए होती हैं। अब वो कह रहा है कार बेची है कितने की, तो ये 3 मिलियन कार की कीमत है, ठीक है। तो डिफरेंट कार्स होती होंगी, डिफरेंट कार्स की डिफरेंट कीमत आ रही है, तो 3 मिलियन आ गया, मैं 300 कर दूं, फायदा क्या है, 3 मिलियन ही कर लो। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट वाउचर में ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, ये 15 वाली फिगर उसके इक्विवेलेंट यहां पर 0.2 वाली फिगर अवेलेबल है और इसका आने का चांस 80% जी, 1.16, मैं भी क्या बात क्यों गया 0.16, यानी मसनूई टांग, यानी कि आप कह रहे थे डिस्काउंट वाउचर तो आपने इसको दिया 2 लाख का, लेकिन आपका अंदाजा है इसके आने के चांसेस 80% है, तो उस हिसाब से फिर आप प्रोबेबिलिटी लगाएं तो 1,60,000 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इसकी लायबिलिटी आज बुक करनी है, लेकिन आप अपने तरतीब को बिल्कुल ना छेड़ें, ठीक है जी। और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस की बारी आए तो मैंने कहा है आपके लिए इस डिस्काउंट वाउचर वाले केस का की खुसूसियत ही क्या है, यही इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, ये ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं जी आगे क्या हुआ। वो कहता है बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ ईयर नो स्पेयर पार्ट्स वर परचेज्ड बाय GL
और पीएल नॉर्मली सेल्स कार फॉर 3 मिलियन विद नो डिस्काउंट वाउचर। वही वाली बात हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 3 मिलियन ही कार की कीमत है, डिस्काउंट वाउचर तो वैसे ही साथ दिया जाता है, ठीक है ना। अब इस साल के एंड तक कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीदे गए तो मेरे ख्याल से तो सारे का सारा रेवेन्यू बुक कर लिया जाए। कुछ होश के नाखून ले लो, नेल्स ले लो, नहीं तो होश के। यकम फरवरी को ये डिस्काउंट वाउचर दिया है कि विद इन 1 ईयर तुम खरीद सकते हो, और अभी 30 जून 21 बना है। भाईजान किधर फिर रहे हो? अभी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल का जनवरी, 6-7 महीने पड़े हैं। तो इसलिए बस पहली एंट्री है जो होनी थी, और वो ओरिजिनल एंट्री उत्ते बहुत गंद पै गया, इधर ही कर लूं फिर। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी जी? बोले कार, और दूसरा डिस्काउंट वाउचर। दोबारा लिख लेता हूं जी, 0.2 इंटू 80%, स्टैंड अलोन प्राइस 3 और 0.16, ठीक है जी। उसके बाद एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, और ये आ गया जनाब 3। अब ब्लू मार्कर निकलता होता था हमारा 3.16, बताओ जी। हाँ, अब ये काम करते होते थे, याद है? इसकी एंट्री नहीं होनी, ठीक है। हर दफा ये पहले लेक्चर में ये किया था, पता नहीं कितना लेक्चर चल रहा है। तो बताओ जी, कैश आज आ गया इसके पास? कैश तो ले लिया ना आज इन्होंने, ठीक है। पीएमएल सोल्ड कार फॉर 3 मिलियन, ठीक है। अच्छा, बाद में पता लगा ना कि नहीं आए पैसे तो इसको डेटर कर देंगे, टेंशन ना लें, लेकिन फिलहाल तो कैश ही है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफ कार रिकॉर्ड करें, सेल या रेवेन्यू जो भी लिख लें। रेवेन्यू ऑफ कार रिकॉर्ड कर लें जी, कितना? 2.85, और कॉन्ट्रैक्ट, और बस ईयर एंड हो गया आपका 0.15। अब और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये होना चाहिए था। को मसला किसको बेटा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसने कहा है अगले साल में किसी भी वक्त आ जाए। तो ये कौन सा हम साथ साथ सर्विस दे रहे हैं? आपने उसको क्या कहा है? डिस्काउंट ले जाना। ये देखो ना मेरे भाई, ये देखो, यकम फरवरी को 3 मिलियन की कार बेची है, और साथ में 0.2 मिलियन का डिस्काउंट वाउचर दिया फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर। तो वो चाहे 31 जनवरी 2022 को भी आ जाए और सारी की सारी परचेज करेगा, तो हम सारी की सारी परचेज के जितनी उसने की होगी उसमें से हम उसको 0.2 मिलियन माइनस करके देने के लिए लायबल है। यानी अगर वो 5 लाख की परचेज करता है, ये तो हमारे अंदाजे हैं ना, वो तो हमारे अंदाजे हैं कि 0.16 और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। वो तो उसका डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू ही क्या दे दी उसने, 2 लाख। तो वो अगर मिसाल के तौर पे 5 लाख की परचेज करेगा तो हम उसे कहेंगे जी आप 3 लाख हमें दे दें, और ये चाहे 31 जनवरी को अगले साल भी आए तो हम देने के पाबंद हैं। ये कोई साथ साथ सर्विसेज नहीं थी कि जो हम दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था कि हम मेंटेनेंस सर्विसेज तुम्हें देंगे, कि हमने उसको 5 महीने की सर्विसेज दे ली और पूरा साल हर महीने उसको हमने मेंटेनेंस देनी है। बल्कि उसे कहा स्पेयर पार्ट्स देंगे जब भी कभी परचेज करोगे, और साथ ही उसने क्या कह दिया, अगले साल में कर सकता है, और अभी तक कोई परचेज कितने गया हो, बाय द एंड ऑफ ईयर नो स्पेयर पार्ट परचेज, ठीक है। तो फिर सारी की सारी अभी लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, ये होना चाहिए था। और आ गया जनाब आपका डन बाय अकाउंटेंट, पता नहीं रॉन्ग एंट्री है ये। अब देखें क्या करता है इसने, क्या चवल मारी है। अब ब्लैक्स को हटाएं, ब्लैक्स को हटाकर आप क्या देख रहे हैं अब? कितने गया ब्लैक, तो लुक ही गया ये, फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉर्डेड, यानी सोल्ड कार फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू। अरे भाई क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया। कैश तो डेबिट करना ही था, तुमने सारे का सारा, ये कार कूर हटा दो, सारे का सारा रेवेन्यू ही, ओहो क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया यार। कोई बात नहीं, अब आप हैं ना, रिक्वायरमेंट थी, ये सुबह कितने दिन से चल रही है, करेक्टिंग एंट्रीज करो तो करो यार। कैश आना था, आगे कुछ ना करें। रेवेन्यू क्रेडिट करना था, 2.85 से ज्यादा क्रेडिट कर गए तो डेबिट करो। तो रेवेन्यू कितने से, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दोनों। एक और सवाल करो इसी तरह का, पास ये सही है,
तो पिक्टर पुक्टर लेनी है तो पिक्टर पुक्टर ले लें। ये पास पेपर 11 का 3 है। अगर किसी ने सिर्फ पिक्चर लेने वाले भी बैठे होते हैं ना, कुछ अहबाब पुट्ठे घर वाले, ले ले किसी के मोबाइल में तस्वीर। ओह माय गॉड। अच्छा जी, पास पेपर 14 का 3 ओपन करें, पेज 520 पे। बस उसके बाद कॉस्ट टू ऑब्टेन पढ़ा के छुट्टी। ओ आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। हाँ, अभी मैं जाऊंगा इधर डेरा गाजी खान पुल बनाने, इंशाल्लाह सारा सवाल हो जाएगा। नहीं, डेरा गाजी खान में ओवरहेड ब्रिज है कोई? नहीं है, बस आज बनाते हैं इंशाल्लाह, टेंशन ना लो तुम, है ना, हम है ना। पढ़ें जी, पढ़े। कोई लगता है कि ये हाथ पढ़ने वाला सवाल है? 2023 में आया था ये सवाल, 3 को नंबर का है ये, 3 को नंबर का लग रहा है ये, क्योंकि 9 नंबर का ये पूरा सवाल है, 3 पार्ट्स में, 3 को नंबर तो होंगे इसके। याक्ट, याठ, याक्ट। थोड़ी सी जगह ना बना लें यार, इधर ही यही करते हैं। बड़ी सी कश्ती। आके पढ़ते पढ़ते मैं जरा पेंटिंग कर लूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पढ़ाना ना शुरू करता हूं, मैं पेंटर होता, लेकिन फिर मुझसे पेंटिंग नहीं होनी थी। जी भाई, छोड़ देता हूँ, पेंटिंग शुरू कर देता हूँ। पेंटिंग आसान है। हाँ, अच्छा। गुजार को पता है अगर मैं टीचर ना होता तो मैं क्या होता, बताना नहीं किसी को। अच्छा, बसने वालों को पता ही नहीं, ये लोगों की ना आदत है, बात पता भी नहीं है। फार्मर होता, उसको पता है ये बात, बस किसान होता मैं। ऑन यकम नवंबर 2022, हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 22 पे। FL sold a luxury yacht to Gamma for 100 million on cash. FL also provided GL with a rupees 5 million discount voucher. चलो जी, 2 दफा आ गया फिर डिस्काउंट वाउचर अब पास पेपर। तो अब जो नहीं आया वो कस्टमर लॉयल्टी है, कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो तैयारी फाड़ लो ओदी भी। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स भी क्या चीज़ होती है, ये भी इस तरह से होता है कि आप अक्सर देखते होंगे कहीं से आप चीज़ परचेज करें तो आप कहते हैं जी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स जिसको कह रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, ठीक है। उन पॉइंट्स को रिडीम किया जाता है, इसी तरह से हर पॉइंट के बदले कुछ डिस्काउंट मिलता है। जैसे 1 पॉइंट के बदले 1 रुपया डिस्काउंट भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह की चीज़ है, बस डिफरेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पर वाउचर पकड़ाते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स उसको मिलते जाते हैं, वो पॉइंट्स रिडीम करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर रिडीम करते हैं, ठीक है। तो वो अभी तक आई थिंक नहीं आया, देखते हैं अभी, वैसे रिसेंट वाला देखता हूँ, जेन में नहीं है इस वक्त। खैर, ये तो आ गया ना दोनों दफा। 5 मिलियन डिस्काउंट वाउचर दिया फॉर एनी इंटीरियर डिजाइन वर्क ऑन यार्ड विद इन 6 मंथ्स। अगर अगले 6 महीनों में आप तशरीफ लाएंगे तो आपको, अगेन ये आसानी कर रहा है हमारे लिए कि आपको वो क्या कर रहा है, आपको वो 100 मिलियन का 50 नहीं करवा रहा, ठीक है। 100 मिलियन को काट के 50 नहीं करवा रहा, आपको 50 ही बता रहा है, ठीक है। 50 मिलियन का डिस्काउंट वाउचर है, लेकिन आने के चांसेस क्या हैं? 80% के वो that GL will award the work of interior design within 6 months and will avail the discount. अगली बात बाद में देखते हैं, पहले तो इतनी बात कर लें, क्योंकि नो इंटीरियर हुआ नहीं, उसने करवाया ये काम या करवा लिया काम, ये तो बाद में देखेंगे। फिलहाल जिस दिन यार्ड बेची है उस दिन की एंट्री तो करें, जो आपको समझ नहीं आ रही थी। तो फिर लग्जरी यार्ड, और दूसरा क्या है जी, डिस्काउंट वाउचर, वोचर। अब डिस्काउंट वोचर 5 मिलियन का है और आने के चांसेस हैं 80%, ये लें जी 4, और नॉर्मली सेल्स 100 मिलियन की ही विदाउट एनी डिस्काउंट, ठीक है जी। तो ये 100 ही आ गया। हर सवाल ही एक तरह से होता है यार, बस समझने की देर होती है। तो यार ये तो बाद में लिखते होते हैं, हाँ यार, तबीयत ना ख़राब करो यार, ऐसे खाम खा में ना उलट काम करके, जो तबीयत बनी हुई है वही रखो जी। ये 100 ही है।
अब तो तीसरा सवाल हो गया, सेम टू सेम। ठीक है जी बेटा, 104, 96 और 4। राउंडिंग कर रहे हो, राउंडिंग ना करो वरना फर्क नहीं नजर आएगा। 96 पॉइंट, चलो इतना कर लो कि इसको 2 कर लो, नजर आ जाए जरा फर्क थोड़ा सा कि 4 से कुछ कम हुआ है, 3.8। ठीक है, अब जरा राउंडिंग का डिफरेंस है तो सही, थोड़ा सा चल जाएगा वैसे तो, लेकिन अच्छा। अब एंट्रीज करते हुए आपने इसको इग्नोर करना होता है। अब एंट्री करवाओ। आज 1 नवंबर है 2022 और आज कैश डेबिट हुआ है और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। कितना? 100 मिलियन और 96.2 मिलियन और 3.8 मिलियन। अच्छा, 6 मंथ्स तक वो आ सकता है, नवंबर दिसंबर, अभी 2 महीने गुजरे हैं। वो कहता है हाउएवर नो इंटीरियर डिजाइन वर्क वाज अवॉर्डेड टिल 31 दिसंबर। 2 महीने गुजरे हैं, अभी तक वो नहीं आया, तो आ तो सकता है, 4 महीने पड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अभी वेट करें, कुछ भी ना करें, बस यही करना था। अच्छा, उसके बाद वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज यही रिक्वायरमेंट थी। सवाल इज डन। अच्छा जी, कल हमने एक काम सीखा था कि अगर कैश आज है और सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, बल्कि यूं करते हैं, ये सवाल करने से क्विकली जरा हम एक प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं, जितने कुछ सिनेरियोज पॉसिबली हो सकते हैं। डिस्काउंटिंग के कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं जी। सिनेरियो 1, साथ में वो क्वेश्चंस भी ओपन कर लें, जरा नजर मार लेंगे किया ना भी तो। एक घंटे 1.5 की है बस। हाँ। क्यों मिस हो गया तो मैं क्या करूं? ले लेना, वो अलग है, पिछला अलग है। ले लेना, ले लेना, पिछला अलग है, अगला अलग है। अच्छा जी भाई आ जाओ। अच्छा जी, सिनेरियो 1, आज गुड्स डिलीवर हो गई और कैश 2 साल बाद आया। आज गुड्स डिलीवर हो गई और कैश 2 साल बाद आया, तो हमने उसूल क्या बनाया था कि सेल को प्रेजेंट वैल्यू पर बुक करना। ठीक है, सेल को प्रेजेंट वैल्यू पर बुक कर लें, डेटर बुक करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेटर को ग्रो करवाएं। एसेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होती जाए। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, पेज नंबर 488 पर। सिंपल सा सवाल होता था, ठीक है, लेकिन सेल पहले निकाल कर रखनी पड़ती है। सेल पहले निकाली थी ना आपने, ये देखें, आपने कहा था जी सेल को, ये देखो 6 मिलियन की गाड़ी बेची थी और 2 साल बाद पैसे आने थे, तो हमने कहा था जी 6,000 जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 12% है, 2 साल पीछे लाओ, ये 4783 आ गया। तो सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया था और फिर हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट इनकम बुक करते गए थे, इस डेटर को ग्रो कराते गए थे। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट इनकम, अब ये एंट्रीज क्या बनी थी? पहली एंट्री ये हुई थी डेबिट सेल क्रेडिट, फिर डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, फिर डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और एक ही बार जाकर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट हो गया। फिर हमने एक और सिनेरियो देखा जिसमें क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? कैश पहले आ गया था, कैश पहले आ गया था, 2 साल का ही था मेरे ख्याल में सवाल वो भी, और डिलीवरी गुड्स की हो रही थी बाद में। तो इसमें हमने क्या असूल बनाया था
कि सेल तो देखो ना, अब तो आपको इतना पता लग गया है ना कि सेल या रेवेन्यू आपने कब बुक करना है, जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, नॉर्मली गुड्स के केस में गुड्स डिलीवर करनी है। तो फिर हमने कहा था जी यहाँ पर उसूल क्या है, सेल को फ्यूचर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, तो सेल को फ्यूचर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ये हमने असूल बनाया था। अब जब कैश पहले दिन आता था तो हम कहते थे ये कैश तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का आता शुरू शुरू की बात है। ठीक है, यहां से जंप करके हम गए थे आगे, एक क्वेश्चन हमने जाकर किया था, क्वेश्चन नंबर ये 12। ठीक है, इसमें क्या हुआ था जी, कैश आज आ गया था और डिलीवरी 2 साल बाद थी। तो फिर हमने सेल को, तो ये देख लो काम, सेल पहले निकाल के रख ली थी। अच्छा, जब भी कभी ऐसा हो, देखो आपके स्केड्यूल के अंदर अगर गुड्स आज डिलीवर हो रही है तो सेल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप पहली फिगर ही वहां पे लिख लेते हैं। लेकिन जब कभी कैश आज आ रहा हो और डिलीवरी बाद में हो तो फिर सेल की फिगर जो है वो इस लेजर में यहां पर नहीं निकलती, वो फिर बाद में आप अलग से निकाल कर रखते हैं। ये हमने क्या किया था, ये हमने क्या किया था, सेल अलग से निकाल कर रख ली थी। उसके बाद इधर देखो, 20 लाख रुपए की 20 लाख रुपए आज कैश रिसीव कर लिया था 1 जुलाई पर, और 1 जुलाई 20 पर, और 30 जून 21, 30 जून 22 गुड्स डिलीवर होनी थी 30 जून 22 पर। तो हमने कहा था कैश को आज रिकॉर्ड करो, कैश आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। तो ये कैश डेबिट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ने ग्रो होकर एक्सपेंस बनना होता है, तो लायबिलिटी को ग्रो कराते गए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। पहली एंट्री क्या हुई थी, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ये कैरिंग अमाउंट आ गई, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। उसके बाद फिर हमने सेल को यहाँ पर लिखा था फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। तो सेल किस पे रिकॉर्ड होनी है जी, ये फ्यूचर वैल्यू कहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे कहीं से नहीं निकल सकती, यहाँ पे कहीं से नहीं निकल सकती, तो इसलिए हमने अलग से निकाल कर रखी हुई थी। तो ये काम आपने करना है जब गुड्स बाद में हो, कैश आ जाए। समझ आती है बात। तो यहाँ पर हमने फिर असूल में क्या लिख लिया, पहले तो क्वेश्चन बताएं कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पेज था ये, 497। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने कहा था कि उसूली बात क्या रख ली हमने, सेल को किस पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, सेल को सेल अलग निकाल लेंगे पहले, सेल को पहले से निकाल कर रख लें अलग से। ठीक है जी, सही है जी। कैश क्यों 2000 क्यों आएगा बेटा, कैश क्यों 2000 है, कैश तो आया हुआ है आज 2000, कैश कहां से 2000 आना है, कैश तो आज आ गया। आपने 2 साल बाद उसके बदले में कोई गुड्स लेकर देनी है। तो यूं समझो ना, मैंने उस वक्त समझाया था कि यूं समझो कि आपने बैंक से कोई लोन लिया आज 2000, और 2 साल बाद वो बैंक को लोन आपने वापस करना है 2300 रुपए, 2500 2600 रुपए। तो आप क्या कर रहे हो, ये कैश 2000 भी वापस कर रहे हो और 599 रुपए यानी 600 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर आपने गुड्स बाद में लेकर, आज जो 2000 वाली चीज थी आज आपने उसके पैसे ले लिए अगले से, 2 साल उसका पैसा इस्तेमाल किया, अब 2 साल बाद उसने गुड्स भी लेनी है और उस पैसे पे इंटरेस्ट भी। वो ऐसे नहीं होता, असल में होता ऐसे कि 2 साल बाद वो चीज़ ही इतनी इन्फ्लेशन की वजह से महंगी हो गई थी कि आपको मिलनी वो उतने की है। ठीक है ना, पैसे आपके पास आज आ गए, लेकिन और किस चीज़ के लिए थे, गुड्स के, जो आज अगर आप बेचते कैश की तो वो 2000 की होती, लेकिन आपने आज पैसे ले लिए और 2 साल उसका पैसा इस्तेमाल करके फ्यूचर में उसको पैसे की बजाय गुड्स लेकर दे दी। तो ये यूं है कि आपने कैश भी वापस किया और इंटरेस्ट भी पे किया। अच्छा जी, अच्छा एक ऐसे ही जबरदस्ती के एक सिनेरियो है, चबल सा सिनेरियो कह लें, जबरदस्ती सा एक सिनेरियो। ठीक है, वो जबरदस्ती सिनेरियो क्या है कि मतलब सिनेरियो बनता ही नहीं है, वो इतनी सादा बात है
क्या हो गया यार, तुम्हें गुस्सा ही कर गया ये। अच्छा, हालांकि बड़े दिनों बाद इसको पिछली क्लास के अंदर रीस्टार्ट किया गया है, इसको थोड़ा सा सांस निकाला है इसने। सिनेरियो 3 है जी। मैं ही कह रहा हूँ ये जबरदस्ती का सिनेरियो है। ये क्या सिनेरियो है? आज खड़े होकर, ये आ जाते हो अपन लेट, तुम पे डिस्टर्ब करने के लिए हमें हैं। हर क्लास में तुम डिस्टर्ब कर, तुम्हारा ये जिम्मेदारी तो नहीं लगी हुई? अच्छा जी, जैसे मेरा काम है, मकसद है मेरा दुनिया में आने का पेज नंबर बताना। अच्छा बच्चों, क्या देखें जी, आपको एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि आप आज खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट कर लें और 2 साल बाद आप कैश भी रिसीव करें और गुड्स भी डिलीवर करें। ये क्या है? ये कैश सेल है बेटा, सिंपल, ये कैश सेल है। इसमें आपने, ब्लू से मैं लिखूंगा, इसमें आपने कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी, कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी आपने। सिंपल सी आपकी एंट्री हो जाएगी, डेटर डेबिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट। कैश ही आ गया ना, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं दिया। अगर होगा कुछ तो उसको देखेंगे। अगर कुछ आपने ले लिया है, देखे नहीं, आपने गुड्स बेचनी है, ठीक है। अगर आपने कैश ले लिया तो वो 2 साल आपकी लायबिलिटी, वो तो फिर वही केस बन गया, कैश पहले आ गया, थोड़ा सा भी पहले ले लिए तो। अच्छा, एक केस है, एक सिचुएशन है आज जिसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। वो सिर्फ IFRS 15 ने पहली बार आकर ऐसी चीज एग्रीमेंट डेट पर भी एंट्री करवाता है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, ऐसे नहीं, ठीक है। बहरहाल ये एक सिनेरियो भी बन सकता है, लेकिन ये क्या सिनेरियो है? ये कोई सिनेरियो आपको, ये कोई सिनेरियो हुआ? अच्छा, उसके बाद सिनेरियो 4, इसमें आप गुड्स नहीं सर्विसेज की बात कर लें, ठीक है। तो ये जो कल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, जिसके बाद मैंने आपको एक सवाल भी होमवर्क में दिया था, ये मैं उसकी बात करने लगा हूँ कि आप कैश आज रिसीव कर लें, उसके बाद आप सर्विसेज देते रहें। अब सर्विसेज ऐसे तो नहीं कि 2 साल बाद इकट्ठी शापर में डाल के देनी, सर्विसेज तो आहिस्ता आहिस्ता आप देते जा रहे हैं ओवर द टाइम। तो पहले साल के एंड तक आप 1 साल सर्विसेज दे चुके हैं, दूसरे साल के एंड तक दूसरी साल की सर्विसेज दे चुके हैं। अब इसके अंदर ये सिचुएशन, ये ऐसे ही बनाया था ना, ये देखो, ये तो मैंने कहा चलो अब इसको जरा वंस एंड फॉर ऑल, अभी मैं आपको ना 3 सवाल 4 सवाल लिख कर दूंगा। ये 3-4 सवाल आपने इकट्ठे, मतलब एक वक्त में किसी वक्त कर लेने हैं, जब भी आपका दिल करे। आज जाकर 15 मिनट नहीं लगने आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे एक ही सीटिंग के अंदर, जितनी डिस्काउंटिंग के जितने सिनेरियोज जो बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था जी, अगर कैश आज है और सर्विसेज बाद में, और हमें नहीं पता कि यहाँ पर सर्विसेज कितना रेवेन्यू बनता है, सवाल में रेवेन्यू मिसिंग है, तो क्या करेंगे? हमने कहा था अगर ये सिचुएशन हो ना, कैश आज हो और डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं, चलो सर्विसेज बाद में है, तो सेल को फ्यूचर वैल्यू में बुक करो। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालें? इस 4000 में से कुछ इधर भी आ रहा है, कुछ इधर भी आ रहा है। पहला केस तो सिंपल था ना, गुड्स वाला केस तो सिंपल था। 4000 आज कैश लिया है तो 2 साल बाद गुड्स एकदम से चली जानी है, तो हम 2000 बाद से जो फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या करें? फंस गए। तो फिर हमने जुगाड़ लगाया, आपको पता ही है, ठीक है, कि जो पढ़ा हुआ है कहीं से वहां से हेल्प मिल जाए। तो हमें ख्याल आया कुछ इसी तरह का मामला होता था लीज के अंदर, कि लीज में आज आपने लीज पर एसेट लिया, ठीक है, और आप फिर उसके किराए पे करते जा रहे हैं, किराए पे करते जा रहे हैं। तो ये किराया, रेंटल, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये होती थी, ठीक है ना। कैश कह लें, कैश तो नहीं होता था, एसेट आता था, लेकिन उसकी आज की वैल्यू वही होती थी ना, फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी शक्ल बन रही है कि प्रेजेंट, ये वही शक्ल है, ये प्रेजेंट वैल्यू और ये रेंटल्स इधर पड़े हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था रेंटल्स इनटू ये डिस्काउंटिंग, एन्युटी वाली लगा लेते थे। तो हमने कहा यही फॉर्मूला लगता है मिलता जुलता इस्तेमाल हो जाएगा हमारे इस सवाल में, कि हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं, यहां पर क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी नहीं, बल्कि क्या आ गया, कैश। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी क्या होती थी? कोई और चीज ना हो तो वो ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ही तो होती थी, जो आज की वैल्यू है एसेट। 2000 वाला एसेट किस्तों में उसको 3000 में पड़ रहा है, तो बीच में जो 1000 इंटरेस्ट है, हम कहते थे नहीं 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 नहीं,
3000 को डिस्काउंट करके लाओ आज की वैल्यू पर और राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करो प्रेजेंट वैल्यू पे, तो वो बेसिकली नॉर्मली वो फेयर वैल्यू निकला करती थी और कोई चीज ना हो, ठीक है ना। तो ये मिलता जुलता हमने बना लिया कि जैसे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हुआ करती थी, ये इसकी जगह आज हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या पड़ा हुआ है, कैश। और जो ये सर्विसेज, ये जो रेंटल्स आते थे उसकी जगह हमारे पास आज क्या पड़े हुए हैं, सर्विसेज का रेवेन्यू, ठीक है, जो रेवेन्यू हमने बुक करना है, ठीक है। अब रेंटल्स की जगह रेवेन्यू, पीवी की जगह कैश, बाकी सब फॉर्मूला सेम। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, कैश इधर रखा, ये हमें निकालना था, 12% रेट सवाल के अंदर गिवन था, तो हमने लीज की तरह से यानी लीज वाला फॉर्मूला यूज करके लीज की तरह से रेवेन्यू पहले अलग से निकाल कर रखा। रेवेन्यू अलग से निकाल के क्यों रखा है, क्योंकि कैश पहले आ गया है और सर्विसेज बाद में है। जैसे यहां पर एक मिनट, जैसे यहां पर बना देते हैं, जैसे यहां पर कैश पहले आया और सेल बाद में बुक करनी थी, तो सेल को पहले अलग से निकाल लिया। यहां पे भी कैश पहले आया है और सर्विसेज बाद में है, इसलिए सेल को यानी रेवेन्यू को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करना है। तो सेल अलग से निकाल कर रखनी है, लेकिन सेल अगर अलग से निकाल के रखने वाला ये सीधा मामला था नहीं। यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किया था, ये सर्विसेज ही साथ साथ आ रही हैं, तो फिर हमें मजबूरी के दर्जे में ये लीज की तरह से रेवेन्यू पहले निकाल लिया, निकाला वही है, सेल की फिगर पहले निकाली वैसे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये रेवेन्यू आ गया था। मैंने कहा था इसको चेक करके देख लो, यहाँ पर 2367 रख के प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो आपकी 4000 ही निकलेगी। अब हमारा सवाल सिंपल हो गया। अब हमारा सवाल क्या है, कैश डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज क्रेडिट, उसके बाद फिर लाइबिलिटी है तो ग्रो करके इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, और फिर ये सर्विस दे दी, ठीक है। तो इसका फिर हमने ये स्केड्यूल ही बनाया था, हमारा मोटा स्केड्यूल यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जनाब ये एंट्रीज भी कर दी थी मैंने आपके साथ, कैश 4000, कैश तो आ जाए ना, कैश को हम कभी नहीं छेड़ते, कैश की वैल्यू कोई प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर, कैश ही होता है और अपनी जगह पे पड़ा होता है, सवाल से उठाते हैं। तो ये कैश यहाँ पर 4000 आ गया। अब इसको हमने ग्रो कराया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिलीवर सर्विसेज इन फ्यूचर, तो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी ग्रो होगी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 4000 का 12% 480, लेकिन साथ ही ईयर एंड पर आप 1 साल सर्विस दे चुके। रेवेन्यू सेल आपने पहले से निकाल कर रखी हुई है, कैश पहले आए डिलीवरी बाद में हो, गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, तो आप सेल पहले निकाल कर रखते हैं, ठीक है ना। ये काम हमने यहाँ पे भी किया हुआ, तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू, अब एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। तो हमने इस चौथे सिनेरियो में अब क्या किया, हमने चौथे सिनेरियो में क्या किया, सेल को अलग से, यहां पे भी हमने वही काम करना है कि सेल को अलग से लीज की तरह, लेकिन ये जो अहम बात है ना वो क्या है, इसमें लीज की तरह, यहां पे सिंपल तरीके से निकल, ठीक है। सेल को अलग से लीज की तरह निकाल कर रख लें, अलग से पहले लिख लिया, ठीक है। तो सेल को अलग से लीज की तरह निकाल कर ठग तुम रख लें पहले, ठीक है जी। बेटा तुम किसी और तरीके से निकाल लो ना, मैंने यही तो अर्ज किया है बेटा कि यहां पर मेरे बस में नहीं है, अब मैं कैसे निकालूं रेवेन्यू की वैल्यू, यहां पर गुड्स है ना, गुड्स। अब इस 4000 को कैसे तुम यहां पर और यहां पर लेकर आओ, या तो 4000 सारे का सारा यहां पर, 4000 सारे का सारा यहां पर सर्विसेज की गेंस देनी होती तो हम सीधा लेकर यहां पे आ जाते, पर ये गुड्स तो है नहीं, ये रेवेन्यू तो ओवर सर्विस का ओवर टाइम रिकॉर्ड होना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आप उस तरह से भी करेंगे अपना स्केड्यूल बनाकर तो भी वही यही निकलना है, वो डिफरेंट नहीं निकलना। इसी 4000 को ही पकड़ के शुरू करना है ना, इस पर इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट है और रेवेन्यू कैश की जगह पे आना है। आप उस तरह से इसलिए नहीं हम बना रहे क्योंकि इस टॉपिक में हम चल इस तरह से रहे हैं ना, तो अब एक इस केस के लिए हम अमाउंटिंग स्केड्यूल बना दें। मैं लीज तो नहीं कर रहा कि लीज अमाउंटिंग स्केड्यूल बनाऊं,
मैंने लीज की तरह से सिर्फ रेवेन्यू निकाल कर रहा, लीज का फॉर्मूला यूज करके रेंटल की जगह रेवेन्यू रखा, पीवी की जगह कैश रखा और यहां से रेवेन्यू की फिगर निकाली है, बस इतनी सी मवासला था लीज के साथ इसकी। अगर आप ऑफिस कैजुअल बनाओगे यही इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कैश नहीं आ रहा, मतलब आप वैसे भी आ तो आपको कैश तो पहले दिन आ गया इसी जगह, आपका सर्विसेज जा रही हैं तो वो रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा, वही बन जाएगा। लेकिन हम वैसा क्यों बनाए यार, हमने सिर्फ ये यूज करके ये निकाला है बस, ठीक है, ताकि हेल्प मिल जाए। उसके बाद बस छोड़ दो, जब रेवेन्यू निकला है लीज की तरह से, अब उसके बाद लीज खत्म है, लीज तो नहीं कर रहे ना, अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चलाओ। और अगर आप उस तरह से बनाओगे 100% सेम इंटरेस्ट भी ऐसा ही आएगा, और रेवेन्यू तो ये वो इंस्टॉलमेंट रेंटल ही तो निकाला है, तो रेंटल की जगह पे 2367 रखो, बाकी इंटरेस्ट निकालो, जीरो हो जाएगा ये भी एंड पे। पर वो नहीं करना, वो तरीका नहीं है ना, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, हमारी तरतीब सारी खराब हो जाएगी। चल रहा है ये टॉपिक। एक मसला छोटा सा आया कि हमें नहीं मिल रहा था रेवेन्यू, कैसे निकालें, तो हमें फौरन ख्याल आया कि लीज इस तरह से होती थी, यहां पर पीवी पड़ी होती थी, यहां पर रेंटल्स होते थे, तो यहां पे हमारा कैश आ गया और रेंटल की जगह रेवेन्यू आ गया। इसको सिर्फ यूज करके मैंने रेवेन्यू की फिगर निकाली है, उसके बाद फिर इसको उठा के बाहर फेंक दो, ये लीज नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ये लीज की तरह से, लीज का फॉर्मूला यूज करके लीज की तरह से बस रेवेन्यू निकाल लिया, उसके बाद बस कहानी खत्म। लीज थोड़ा ही है, और करोगे वैसे तो निकलेगा आंसर वही, पर नहीं करना, क्योंकि टॉपिक की तरतीब ये चल रही है कि यहां पर हमने एसेट या लायबिलिटी रखना होता है, एसेट ग्रो करके इंटरेस्ट इनकम, लायबिलिटी ग्रो करके इंटरेस्ट एक्सपेंस, सीधी सीधी एंट्रीज होती हैं, तो हम मुसीबत में ना पड़े ऐसे खाम का। हर दफा थोड़ी चेंज कर सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर ये तरतीब है। ओके, गॉट इट? तो ये स्पेशल केस है कि अगर कैश आज आ जाए और सर्विसेज बाद में देनी हो, तो आपको सर्विस या तो रेवेन्यू की फिगर दे दे, जिंदगी आसान, रेवेन्यू की फिगर दे दे तो जिंदगी आसान, पर नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। गॉट इट? जी, अगर एक साल की सर्विसेज होंगी, वो बताता हूँ अभी बताता हूँ, वो चौथा पांचवा सिनेरियो मेरा रहता है हमारा। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर मैंने करवा दिया ये एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लें, ये करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अफाका महसूस करेंगे। क्वेश्चन 23 है जी, पेज नंबर पास पेपर मैंने खुद करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो ये आप जरा नया सवाल एक कर लेंगे ना, ठीक है जी। और आखिरी सिनेरियो है जो भाई कह रहे थे अभी, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी। जी, सिनेरियो 5 जो है वो ये है कि आप सर्विसेज देते हैं और कैश रिसीव कर लेते हैं। सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज तो ओवर टाइम होती है ना बेटा, तो इसलिए मैंने ये 1-1 साल का किया जो आप कह रहे हैं। आप 2 साल के एंड तक सर्विसेज, 2 साल के एंड तक हो नहीं सकता, वो सर्विसेज साथ साथ होती है ना, तो पहले साल की रेवेन्यू फिर पिछले कितना डाटा देगा, निकालना पड़ेगा। ये हो सकता है आप साल की सर्विस दें और फिर उस वक्त कैश रिसीव करें, साल की सर्विस दें तो ये कैश सेल की तरह हो जाएगा, ये फिर कैश सेल है, आपने कोई एडवांस नहीं लिया, अपने पे लायबिलिटी नहीं डाली, आप सेलर हैं, आप सफाई वाले बन के सोचा करें, सेलर ऑफ सर्विसेज, सफाई करने वाला, सेलर ऑफ सर्विसेज, सफाई वाला बन के। मैंने ये तो नहीं डाला, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप गंद डालने वाले बन के सोचा, मैं कह रहा हूँ सफाई करने वाले बन के सोचा जी। तो सर्विसेज और कैश, तो इधर देखो, नो डिस्काउंटिंग, ये क्या है जी, नो डिस्काउंटिंग केस, ये इधर साथ ही मिला है इसके, नो डिस्काउंटिंग केस, कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी इसमें। फिर होगा क्या, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। तो फिर खुद कुछ सोच लो, सोचने दो। ठीक है जी, इसको नोट फरमाएं। इसके लिए क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं, एक मिनट, एक मैं लिस्ट यहाँ पे बना दूं, जिसके बाद आप हिम्मत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सिनेरियो नंबर 1 के लिए क्वेश्चन 12 मेरे पास तो और नहीं है, सिनेरियो नंबर 2 के लिए
क्वेश्चन 23 सिनेरियो नंबर कौन से पेज पे नीचे लिखा हुआ, ठीक है ना, 4 के लिए। और पास पेपर जो कौन सा था कल मैंने, पास पेपर 3 जो है उसका वो हाँ वो ठीक है, पार्ट ए भी कर लो यार। ये आपका सिनेरियो नंबर 4 के लिए भी है और 5 के लिए भी। और सिनेरियो 3 तो ऐसा सिनेरियो है कि उसके लिए क्या सवाल बताऊं, वो आप इंट्रो का कोई सवाल जाके कर लें। इसको नोट कर लें आप, ये आपका होमवर्क है जिसमें से आपको सिर्फ एक सवाल नया करना पड़ना है माजरत के साथ। बाकी सारे सवाल या तो हुए हुए हैं या मैं अभी जैसे पास पेपर 3 करने लगा हूं। जल्दी शाबाश, पिक्चर ले लें। बेटा मैंने कहा खुद सोचो ना जरा। हाँ क्या क्या सोच रहे हैं आपके, कैश आ जाए, हाँ कैश आ जाए और 1 साल बाद सर्विस रिकॉर्ड में, तो वो क्या बनेगा आपके ख्याल में यहाँ पर? हाँ तो फिर बना लो, मैं यही कह रहा हूँ, सिंपल है। मसला सिर्फ इसमें था, बाकी तो सब सिंपल। ये कह रहा हूँ खुद सोचो, अब आप सिचुएशन सोचो, इसमें डालो, इससे बाहर नहीं जाएगी सिचुएशन। लेकिन 1 साल के बाद असल में रेवेन्यू बुक ही हम 1 साल बाद करते हैं, हम रोज तो नहीं कर रहे होते ना। ओवर टाइम का मतलब तो यही होता है कि आपने 1 साल बाद 1 साल का रेवेन्यू, अगर महीनों का है तो फिर महीनों के हिसाब से डाटा गिवन होगा। साल के अंदर चीज आ जाएगी तो डिस्काउंटिंग का एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंट आपको हर सवाल के अंदर ये लाइन इसलिए लगा कर दी गई है कि ये मैंने आपको डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है वो तब एक्टिवेट होता है जब आपकी ट्रांजैक्शन, अच्छा आप जवाब ना सुनना, कुछ ढूंढ लो नीचे बेटा। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपकी ट्रांजैक्शन 1 साल से आगे निकलेगी। तो जब 1 साल के अंदर है तो फिर तो वही ट्रांजैक्शन है, फिर उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू होगी ही नहीं होगी सवाल के अंदर। फिर प्रेजेंट वैल्यू, ये डिस्काउंटिंग को आप इग्नोर करके सवाल करते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी इंटरेस्ट, इनकम या एक्सपेंस का आना सिर्फ तब होता है जब नॉर्मली 1 साल से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन निकलती है। तो इसीलिए आपको हर सिनेरियो के अंदर दरमियान में ये टुंडा नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 साल से ऊपर ट्रांजैक्शन जाएगी तो डिस्काउंटिंग आएगी, ठीक है जी। अब आते हैं पास पेपर 3 की तरफ, करीब मैंने बनाया था इसको। कौन सा था, ए था, चलो पढ़े जी। वैसे किया था किसी ने ट्राई, हो गया था, चलो फिर भी ज़रा क्विकली कर लें, क्योंकि फिर आपको मैंने यही कहा हुआ है ना कि आपका होमवर्क नहीं है, तो वो तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए लिख दिया है कि कभी जो आपका दिल करे तो आपने इन सवालों को एक सीटिंग में करना है, एक गो में करना है, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये कोई कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसकी मैंने जो जोर दे के इसको बार बार बोला है ना, शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे खाम खाम इससे। हालांकि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बात कही थी आपको कि डिस्काउंटिंग सिर्फ तब आएगी जब साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने कहा थी को था, सुनाया नो को था, ठीक है। क्या मतलब, मैं से कहा था सुन ले, मतलब बाकी सब भी सुन ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा जी, जुपिटर एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। कल इंशाल्लाह फिर हम 7 से लेकर शाम 5 तक क्लास करेंगे। चुट चुट टिट टिट टूट टूट चुप करके कह रहे हूँ मैं, नहीं ऑडिट की क्लास कोई नहीं है, किसने कहा है, कोई क्लास नहीं ऑडिट की, ऑडिट का खत्म सब कुछ, हाँ सब कुछ सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका। अच्छा सुनो, मेरे पास देखो, एक तो ये टाइम ज़ाया ना किया करो, मेरा जो प्लान है उस मुताबिक 1.25 घंटे पढ़ा के 15 मिनट ब्रेक, फिर 1.25 घंटा पढ़ा के 15 मिनट ब्रेक, फिर 1.25 घंटा पढ़ा के 15 मिनट ब्रेक, इस तरह से, ताकि आप फ्रेश भी रहें। दरमियान मैंने पूछा है आपसे, मैं बता रहा हूँ, कोई ना बोले आपस में भी और मेरे साथ भी, ठीक है। अब उसमें ये कि हम थोड़ा सा इफेक्टिवली कुछ चीज़ों को आराम आराम से कर लेंगे, फ्रेश भी होंगे। और अगर मुझे लगेगा कि आप एंड पे आके जो है वो, मुझे लग जाता है पता, आप लोगों की शक्लें दाने से नहीं, वैसे ही मुझे खुद पता लग जाता है
तो फिर हम जो है वो मतलब जब जोहर के बाद मिलेंगे तो हो सकता है फिर जो है वो ब्रेक करके वापस ना आए, छुट्टी कर लें, ठीक है। लेकिन जोहर के बाद एक बार तो लाजमी आना है, 2 बजे से लेके 3 साढ़े 3 तक का जो होगा उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 बजे आप सब इधर पहुंच जाइएगा और 7:05 कर लें आप। अब मैं पहला लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा और उसको इस तरह से बना दूंगा कि उसका आगे ताल्लुक ना हो। मैंने 7 बजे पढ़ाना है, मैं जो मुमकिन कोशिश होगी मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूं। भाई चुप करो। वो ये होगी कि मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करके आऊँगा कि पहले पार्ट में जो पढ़ाऊँगा उसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो आप फिर 9 बजे उठ के आ जाइएगा, आप बाकी लेक्चर्स फिजिकली ले लीजिएगा और जाहिर सी बात है आप इसी हिसाब से आए होंगे ना कि 9 बजे से लेके लेट से हम 7 बजे तक पढ़ेंगे शाम को। तो जब आपको मिसाल के तौर पे 4-5 बजे फ्री कर दिया जाएगा तो उस टाइम में बैठ के आप वो सुबह वाला लेक्चर अपलोडेड होगा, ले लीजिएगा। सब 7 बजे यहाँ पे आ जाइएगा। मैं पहले लेक्चर के अंदर कुछ ऐसा प्लान करके आऊँगा कि वो पहला जो पार्ट होगा उसमें दूसरा पार्ट लिंक्ड नहीं रखूँगा और उससे ऑनवर्ड्स फिर एक जैसा ही होगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी प्लानिंग करके आऊँ, ठीक है। मुझे छुट्टी देंगे तो प्लानिंग करूँगा, करके आना बेटा। अच्छा जी, अच्छा जी, जुपिटर लिमिटेड खबर आपको पहुंच चुकी है। क्लास के बाद इसके ऊपर बहसों मुबाहिसा कीजिएगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है करने वाला। कहीं ये ना हो कोई थोड़ी सी जगह पे स्पीड बढ़ जाए प्लीज़। बहुत बहुत अहम स्टैंडर्ड और बहुत मज़े से हो रहा है और संडे को भी करीब लग जाएगा ख़त्म होने के इंशाल्लाह। JL एंटर इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। दो यार मैनू कोई चीज़ दो यार, मैनू कोई चीज़ इत्थे मारन वास्ते दो, पई होवे इत्थे लाओ कोई ऐसे। JL एंटर इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 17। ये उधर तक भी आ सकता है ऐसे, मैं कोई फर्क नहीं रखता होता, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। JL एंटर इनटू अ, सबको पता है इस बात का, ठीक है ना। हाँ, बिस्ती भी बराबर, कुट भी पै सकती। JL entered into a 2-year contract on Yakam January 17 with a customer for maintenance of computer net. JL has offered following payment options. अच्छा जी, ऑप्शन इज इमीडिएट पेमेंट ऑफ 4 लाख, एप्लीकेबल 2 लाख, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 6.596, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। अब ऑप्शन 1 की मैं पहले अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन 1 कहता है जी कैश आज आ जाए और फिर सर्विसेज और फिर सर्विसेज, ठीक है जी। तो क्या असूल बनाया है जी, लीज की तरह से यानी कि लीज के फॉर्मूला को यूज करके, बस इतनी सी बात, ठीक है, फॉर्मूला यूज। तो लीज की तरह से पहले, ये निशानी के लिए जैसे जुमला थोड़ा सा बोला जाता है, ठीक है, लीज की तरह से पहले सेल निकाल लें, पहले सेल अलग से निकाल लें। एक बार ये बंद होएगा फिर चलेगा, मैं चलाऊंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, और शुरू में ना जाना, चला गया। तो सेल की फिगर लीज की तरह से आपने पहले ही निकाल लेनी है और उसके बाद फिर अपनी वर्किंग रूटीन मुताबिक कर लेनी है। असल में तो रेवेन्यू की फिगर मिसिंग है ना। वो तो कह रहा है जनाब आप कि जी आप 2 लाख आज दे दे और 2 साल तक सर्विसेज, ठीक है। तो लीज की तरह से पहले सेल अलग से निकालें। भाई बातें ना करें प्लीज, आप क्यों बातें कर रहे हैं यार। मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि बस आपस में बातें ना किया करें, इससे बहुत ज्यादा तंगी होती है उस्ताद को यार। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑप्शन 1 है, ए है, वट एवर, ए पार्ट है ना, ए ऑप्शन 1 है ना उसके अंदर जी। अब क्या करना है जी, सेल की फिगर, रेवेन्यू की फिगर पहले निकालें। अब उसके लिए वर्किंग 1 आज हमारी ये बनेगी। तो बस ये असूल अब बन गया ना, बस 2-3 बार अब ये बात हो गई। क्या कब ये सूरत फ्यूचर वैल्यू पे रेवेन्यू, सेल पहले अलग से कब निकालनी है, जब कैश आज हो डिलीवरी बाद में। गुड्स के केस में तो सिंपल था,
लेकिन क्योंकि उसमें सिंपल डिस्काउंटिंग जैसे चलती थी लीज में भी, तो गुड्स के केस में तो सिंपल था, आज से उठाकर ले गए थे उसको सीधा। सर्विसेज क्योंकि साथ साथ आ रही हैं तो इसलिए हमें लीज की तरह से रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश कितना है जी? कैश आज कैश आ गया, और यहां पर हमें चाहिए क्या? रेवेन्यू इनटू 1 माइनस 1 पॉइंट, अजीब सा रेट था 06 कितना 59, 2 साल है, डिवाइडेड बाय 0.06, तो रेवेन्यू कितना निकला? 1,10,000। ठीक है, अब 1,10,000 निकल आया, तो अब वर्किंग टू कर लें अपनी। यहां पे वो भाई कह रहे थे जो कि हम अमाउंटिंग स्केड्यूल बनाएं, बिल्कुल सेम होगा, फिगर सेम होगी, लेकिन बनाना नहीं है बस, तो बनाने अपनी तरतीब पे चलें जिस तरतीब पे ये टॉपिक चल रहा है। कैश आज है, कैश आज है तो लाइबिलिटी को कॉलम में रखें और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, एसेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन और लायबिलिटी। तो क्या है जी आज डेट? यकम 17, कैश आज इन्होंने ले लिया 2 लाख इकट्ठा। ठीक है, अब ये एंड आएगा 31 दिसंबर 17, तो अब ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इसको बढ़ाना है, इसने ग्रो करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। वैसे सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख लिया करें तो कोई मसला नहीं, बाद में यहां से देख लिया करें, लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक्सपेंस, और ऊपर एसेट पड़ा हो तो एसेट प्लस एसेट बढ़ रहा है तो इनकम। ऐसे ही सीखा था शुरू में, याद है? तो अगर यहाँ पे बेटा थोड़ी सी स्पीड तेज कर ली गई ना, मैं आपको बताऊं, तो उसमें ये नुकसान ये होगा कि आपको जो समझ आया हुआ था वो भी मिंगल अप होने लग जाएगा। इसलिए संडे को बुलाया, आराम सुकून से करने में काम। 13193, 31 को होपफुली लास्ट होगी। लेकिन ओहो एक मिनट, कैरिंग अमाउंट नहीं निकालनी, कैरिंग अमाउंट नहीं निकालनी अभी, क्योंकि साथ साथ सर्विसेज हैं, रेवेन्यू बुक हो रहा है, और रेवेन्यू की फिगर वो हमने निकाल के रखी हुई अलग से। तो 31 दिसंबर 17 को सेल रेवेन्यू वर्किंग 1 वाला 1,10,000। अब कैरिंग अमाउंट बताओ। 19। कई तरीके हो सकते हैं इन वर्किंग्स के, कई तरीके से वर्किंग हो सकती है, लेकिन हम हर चीज को सेम लेकर चलते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी रहे। पहले ही इतने कॉन्सेप्ट्स हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, तो फिर नए तरीके से इस फिगर को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक तरह से हमने सिनेरियोज बना लिए, अब सवाल इसी के अंदर अंदर ही घूमेगा। अच्छा, उसके बाद जनाब 31 दिसंबर 18, इंटरेस्ट एक्सपेंस 103,192 इंटू 6.596%, 6806। चलो 1 रुपए का फर्क भी आ गया तो मुझे कोई मसला नहीं है एंड पे, खैर है, राउंडिंग नहीं हुई। तो 31 दिसंबर 2018 पर अब रेवेन्यू आ गया वर्किंग 1 से। जो क्वेश्चन से जैसे हम कैश उठाते थे, कैश साथ साथ आ रहा डेटर के केस में, यहाँ पे क्वेश्चन में रेवेन्यू नहीं था ना, तो वर्किंग में निकाल लिया जी। 1,10,000 और एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा, तो लिखो कोई मसला नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई मसला नहीं जी। कैरिंग अमाउंट -1 आ रहा है, -1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? पता है आपको, राउंडिंग का डिफरेंस है। ऐसे ही लीज मॉडल स्केड्यूल में निकल आया करता था एंड पे 1,000 रुपया। ठीक है, अब उसने क्या मांगा है हमसे जी? जर्नल एंट्रीज करनी है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरे की करनी है, ऐसे ही है। तो चलो जी शुरू हो जाओ। 1 जनवरी 17 कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 200 से 2 लाख ही कर लो। उसके बाद जी 31 दिसंबर 17, वैसे तो खुद ही कर लेनी चाहिए थी आप, चले खैर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 13, यानी जो काम आप खुद कर सकते हैं वही काम करवाया जा रहा है आपको बार बार। आज एक नया काम करना है, उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, जो कमी रह जानी है कल मैंने वो फिर आगे से शुरू करनी है। शुरू में वैसे भी मैंने वो कहा है ना कि पहले 1-1.5 घंटे में कुछ ऐसा कर लेंगे जो अलग थलग होगा जी। उसके बाद 31 दिसंबर 17 को रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कुछ लायबिलिटी आपके सर से उतर गई, बोझ उतर गया,
1,10,000। फिर जी 31 दिसंबर 18 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 6807। चुप करके बैठना। नेक्स्ट 31 दिसंबर 18 पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कुछ कंफर्टेबल हुए इस कॉन्सेप्ट को लेकर? 6 अपना 110। एक ऑप्शन और भी है जी, जी ऑप्शन 2 क्या है? पेमेंट ऑफ 1,10 एट द एंड ऑफ। ओहो, ये तो सिंपल वाला केस नहीं बन गया? ये तो सिंपल वाला केस बन गया कि इधर कैश भी देते जाओ, बल्कि मैं पहले वो तरतीब रखूं, रेवेन्यू सर्विसेज दो, रेवेन्यू बुक करो, रेवेन्यू जो लिए बुक किया उसका कैश रिकॉर्ड करो, रेवेन्यू बुक करो, कैश रिकॉर्ड करो। तो ये नो डिस्काउंट है। लिख ला यार, तेरी मेहरबानी, नो डिस्काउंट। बस अब अगर ये सवाल तो मैंने क्यों करवा दिया है, जरूरत नहीं है, जो अगर क्या ही बात है इसको भी ऐड बल्कि कर ही लें, लिस्ट के अंदर भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपने 4-5 साल जो है ना एक सिटिंग में एक गो में बैठ के करने हैं, लेकिन सिनेरियोज को एक दफ़ा अपने रजिस्टर में लिख लेना है अपने पास, ताकि आपके सामने वो आ जाए। बस वो यही सारी कहानी है। साल के बाहर निकलेगा तो 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, जो मर्जी हो जाए। साल के अंदर रहेगा तो ये चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है, डिस्काउंटिंग वाला। तो इट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन 2 में तो 31 दिसंबर 2017 पर कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 1,10,000 और 31 दिसंबर 18 पर कैश डेबिट। सेलर बड़ा तेज होता है, वो इनडिफरेंट होगा जी, 1,10,000, ठीक है जी। तो बस फर्क सिर्फ ये होता है कि स्टार्ट में जो सेलर होता है, ठीक है, वो सफाई करने वाला जो है वो कॉलेज वालों के पास आया बबलू, उसने कहा जी पैसे नहीं है, इकट्ठे पैसे भी एडवांस में दे दें। तो एडवांस में पैसे ले लेगा तो लाइबिलिटी उस पर पड़ जाएगी, फिर वो लाइबिलिटी उतारता जाएगा और रेवेन्यू बुक करता जाएगा। दूसरे केस के अंदर ये है कि वो पूरा साल खर्चे खुद ही करेगा, साल के एंड पे कहेगा जी मैंने अब इतना काम कर लिया, अब मुझे दें 1,10,000, ठीक है। ये ठीक है जी, ये पिक्चर आ गई और उसके बाद वो सवाल भी हो गया। गॉट इट? क्वेश्चन 9 जी, IAS 37 का क्वेश्चन है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 15 नंबर का ये सवाल है। थेरेटिकल है इसलिए मैंने सिर्फ डिस्कशन इसकी कर देनी है। बहुत ही आसान सवाल था, यानी कि जिस लेवल की आपकी तैयारी है ये उससे बहुत आसान सवाल है। चेक करें। आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन अंडर IAS 37 नीड्स टू बी मेड। ये अब एक रिक्वायरमेंट इनकी आपने ये लिखना होगा कि प्रोविजन बननी है नहीं बननी। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अबव मैटर्स ऑन GL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। यानी थोड़ी सी डिस्कशन भी कर देनी है आपने साथ। भाई आपको बोलता हुआ नजर ना आए यार, ये यस सर भी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव रिसेंटली, अच्छा टुडे इज यकम मार्च, यू हैव रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। पर्चे में ये बात लिखते हैं, कहाँ आपको पता लगता है? ऑफ GL, योर फर्स्ट असाइनमेंट इज द फाइनलाइजेशन ऑफ GL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। द CEO हैज आइडेंटिफाइड 4 स्पेसिफिक मैटर्स। आवाज सही है भाई, कैमरा में भी 4 मैटर्स हैं स्पेसिफिक, जिधर वो कह रहा है प्रोविजन में बी नेसेसरी IAS 37 के मुताबिक। हाउएवर CEO इज अनसर्टन अबाउट द एक्यूरेट एस्टिमेशन। अब आप नए नए पढ़ के गए, उसने कहा चलो जरा इनसे ही पूछते हैं। बिलो आर डिटेल्स कंसर्निंग दीज मैटर्स। नंबर 1, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल फीस। GL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 96 मिलियन इन 2023। हमारा साल 23 ही खत्म हुआ है अभी, ठीक है।
जीएल ने लाइसेंस एक्वायर किया है 96 मिलियन का। लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years with an option for renewal every 5 years at a cost of 35। रिन्यूअल कॉस्ट कंपेयर करो, क्या मिनिमल है? याद आया कुछ? पड़ा हुआ है लीज के अंदर। अच्छा, ये लीज के अंदर पड़ा हुआ है। सवाल I-37 के अंदर घुसा के कह रहा है प्रोविजन बनाए। I-38 में सही, ठीक है, इंटेंजिबल ही, हाँ लाइसेंस जो है, ठीक है। अब I-38 का रूल लगा है, और वो रूल क्या लगा है कि रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पर नहीं है। इसलिए हमने उस वक्त एक बात भी पढ़ी थी कि अगर मैनेजमेंट कह भी रही हो ना कि हमने रिन्यूअल करना है, तब भी हमने मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं सुननी, नहीं देखनी, बल्कि स्टैंडर्ड का रूल लगाना है। और स्टैंडर्ड का रूल क्या है? मिनिमल है तो ले लो, मिनिमल नहीं है तो लाइफ के अंदर ऐड ना करो। अच्छा, considering the substantial renewal fee, GL plans to renew the license only once। एक बार करेंगे जी सिर्फ रिन्यू, and intends to sell thereafter in the 8th year। ओ भाई, तुम्हारे प्लान गए तेल लेने। हमारा स्टैंडर्ड कहता है अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो ले लो, वरना मत लो। रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, इसलिए वो क्या कह रहा है, बताओ इसकी प्रोविजन बनाएं। हमने कहना नहीं जी, कोई प्रोविजन नहीं बनानी। I-37 के अंडर तो ये आती नहीं बात, ठीक है, इसकी कोई भी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साथ साथ अब सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं इसके। ये क्या है? कमेंट्स हैं, ये इधर ही खोलते हैं, गामा दे नाल ही। ओ, कमेंट्स पे चला गया। अच्छा, इसके कमेंट्स नहीं पढ़े आपने, चलो बाद में पढ़ते हैं। MCQs of serial 5 and 8 presented particular challenges as they were least well answered। अच्छा, 5 और 8 कहता है सबसे बुरे आंसर्स हैं, पता नहीं कौन से थे। 5 गवर्नमेंट ग्रांट वाला, ओ, और 8 लो वैल्यू वाला। नहीं यार, आपको तो इतना मसला नहीं है ना, चलो शुक्र है। अच्छा जी, हम पहुंचे हुए यहाँ पर। भाई हमने क्या डिसाइड किया, मैं तफसीली अंग्रेजी यहीं से पढ़ो, आपको बहुत प्रैक्टिस कराइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट मसला करता है ना कि क्या लगना है, तो वो आप देख लें, ठीक है। एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द पेटेंट, रिन्यूअल कॉस्ट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अंडर। इसके अंदर तो आती नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ 96। द यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनल 5 years एज रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट। हम यूँ लिखते हैं, नॉट मिनिमल, ठीक है। विच शुड बी कंसिडर्ड सेपरेट इंटेंजिबल एट टाइम ऑफ रिन्यूअल। 7A एक सवाल I-38 के अंदर किया था जिसमें रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल थी गालिबन, या 7 में मिनिमल थी, दूसरे में, एक में मिनिमल थी। 7 और 7A दो थे ना, एक में मिनिमल थी, दूसरे में मिनिमल थी, तो हमने लाइफ सिर्फ बढ़ाई थी, कॉस्ट वो भी नहीं ली थी, और मिनिमल नहीं थी फिर तो लाइफ भी नहीं बढ़ाई थी। और जब हम उस टाइम पे पहुंचे थे और रिन्यूअल करा लिया था तो एक नया इंटेंजिबल बनाया था, वही बात लिखी हुई है। कोई मसला? चल सकता हूं आगे। इंजन रिप्लेसमेंट, लो फ्यूचर कॉस्ट ही होनी है, मुझे लग रहा है, पढ़ते बाद में, पहले अंदाज़ा लगा लिया। एट द स्टार्ट ऑफ 2023 गवर्नमेंट इम्पोज्ड आ बैन ऑन यूज ऑफ डीजल इंजन्स इन व्हीकल्स इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर। यानी हमारे साल के आखिरी दिन से उन्होंने कहा है डीजल वाले इंजन नहीं इस्तेमाल करने। एज ऑफ दैट डेट, उस दिन GL ओन्ड 8 व्हीकल्स इक्विप्ड विद यही वाले इंजन्स which could only be utilized in 24 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट। या तो वो इंजन बदल देंगे फिर 24 में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटेंशियली सोल्ड एट अ लॉस इन देयर करंट कंडीशन। इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि हुकूमत ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। 31 दिसंबर के बाद कोई भी व्हीकल डीजल इंजन वाला नहीं, ये ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, आप कोई भी और इंजन इस्तेमाल करें। अब इनके पास इस वक्त कितने इंजन हैं? जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो फ्यूचर में तब्दील होंगे तो व्हीकल चलेगा, या फिर ये व्हीकल बेच देंगे लॉस पे, क्योंकि पाबंदी लग गई है ना। तो किसी ऐसी जगह पर जाकर ये चलेंगे जहाँ पर पाबंदी नहीं होगी, ये दूर दराज इलाकों के अंदर, या जहाँ पे कोई पूछता नहीं होगा, तो लॉस के ऊपर बेचना पड़ेगा, या कबाड़िए को बेचने को मिसाल के तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, ऑन 31 दिसंबर 23 अब जनाब CFO साहब कह रहे हैं इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंजन वुड बी 15 मिलियन। 15 मिलियन एक इंजन को रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? सब की कर लो यार, इंजन्स कर लो, मुझे उससे क्या, मैंने कौन सी प्रोविजन बनानी है? मैंने तो ये कहना है प्रोविजन नहीं बनानी, तुम एक कहो या तुम 15 कहो, ठीक है। क्योंकि मसला क्या है, इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुए,
चिमनी अभी रिप्लेस नहीं हुई, वो याद करो, स्मोक फिल्टर, ठीक है ना। अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, फ्यूचर कॉस्ट, ओवरऑलिंग अभी नहीं हुई, ये वही सारी एग्जांपल्स है यहां पर भी। इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुआ तो किसकी कॉस्ट, ठीक है। However, engines of vehicle were replaced in January, February at a cost of, वो कहते हैं लेकिन हमने ना उनको रिप्लेस कर लिया, तो इसका मतलब फिर 20 की प्रोविजन बना लें, ना 15 की ना 20 की, क्योंकि 31 दिसंबर पे खड़े होकर कोई कॉस्ट आपने इनकर नहीं की हुई, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। 31 दिसंबर पे तब आप बुक कर सकते थे प्रोविजन, अगर आपने मंगवा लिए होते, वो आ गए होते, पैसे ना दी, तो पेएबल था, प्रोविजन भी नहीं थी जी, अवॉइडेबल है, आप बंद कर दें, आप ना चलाएं, ना रिप्लेस करें, ठीक है, आप उसको भेज दें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक मसला आता था, वो मसला ये आता था कि चूंकि इस वक्त इंजन हमारे पास डीजल इंजन वाले व्हीकल पड़े हैं, अब ईयर एंड पे खड़े होकर वो यूज नहीं हो सकते, कह रहा है, वो सिर्फ बिक सकते हैं, वो भी एट अ लॉस। तो इंपेयरमेंट टेस्ट, इंपेयरमेंट टेस्टिंग में आपको याद है रिकवरेबल अमाउंट होती थी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। अब वैल्यू इन यूज तो रही नहीं और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी नीचे की तरफ गई है, मारे गए ना। तो ये एक लाइन लिख देनी थी कि ये जो इंजन, ये जो व्हीकल्स हैं विद डीजल इंजन, इनको हम टेस्ट कर लें फॉर इंपेयरमेंट बाय कंपेयरिंग रिकवरेबल अमाउंट विद, या जैसे उसने लिखा हो, वो जैसा भी लिखा हो हमने वही बात लिख दी। नो प्रोविजन शुड बी मेड अंडर फॉर इंजन रिप्लेसमेंट एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वही आपकी पसंदीदा लाइन आ रही है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस किया हमने लिखने की। To replace engine, imposition of ban of diesel engine is an indication that such vehicle have impaired। हाँ, ये उन्होंने दिया, स्टार्ट में लिख दिया, हमने एंड पे लिखा है, कोई मसला नहीं, लिखना जरूरी है ना, ठीक है। In current condition, vehicles can only be sold but cannot be used. So the fair value less cost to sell should be assessed and impairment loss should be recorded on 31 दिसंबर। कहते हैं impairment loss आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, सही है। प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट है। प्रोविजन फॉर एनआरवी, यार एनआरवी की प्रोविजन तो नहीं होती, एनआरवी का तो लॉस रिकॉर्ड करते हैं, वो तो IS2 कहता है, ये IS37 की बातें ही नहीं है यार, ये वाली, ये हो गई या ये हो गई, चलो खैर पढ़ लेते हैं। कहता है 31 दिसंबर पे GL हेल्ड इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी कॉस्ट है 100। हाउएवर सेलिंग प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स वर एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअल डिक्लाइन एट 31 दिसंबर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 75। Subsequently, 80% of these inventories were sold in January and February at, while remaining are anticipated to be sold at। अब इस वक्त ये तो है ना, पहली बात है प्रोविजन नहीं बनानी, हम ये कहेंगे। तो उसने क्या कहा था नीचे, बताओ जी, कितने गया, हाँ बताओ जी प्रोविजन बनानी है नहीं बनानी है I37 के अंडर, आपने कहना नहीं, इसकी प्रोविजन नहीं बनती, लेकिन साथ ही आपने कहना ये इन्वेंट्री IS2 में आती है और इस पर NRV लॉस रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात आएगी IS10 की थोड़ी सी, आज 1 मार्च है, ठीक है। अब आपको ईयर एंड पे क्या लग रहा था कि ये कितने लॉस पर बिकेंगी, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस 75 है, 100 से 25 का, लेकिन ईयर एंड के बाद एक्चुअल में जो बाकी हैं वो 15 की बिकेंगी और कुछ 50 की बिक गई, यानी टोटल कितने की बिकी हैं, 65 की। अब ये फरवरी में बिक चुकी हैं और आप आज मार्च में खड़े हैं, तो ये क्या है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कोई ऐसा काम ईयर एंड के बाद आग लगी है क्या, हाँ चोरी हो गए हैं क्या, सैलाब आया है क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले से ही डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो ईयर एंड के ऊपर भी ये मामला ऐसे ही था, बस अंदाजा था ना उनका। तो ये क्या है, ये बिकना ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस इज एन इंडिकेशन ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग दैट देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और कितना एक्चुअल वाला, ये 65 पकड़ना और कहना है आपने 35 का, आज 31 दिसंबर 35 का NRV लॉस आप बुक कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। 35 का 100 में से ये कितना बनता है, ये 50 और 15 कितना बनता है, 65। 25 तो पहले कर चुका है बेटा किसने कहा कर चुका है, मतलब कॉस्ट इतनी है ना, तो आप बता दो कि 35 का आपने टोटल करना है, आप उसमें 25 कर चुके तो तुम 10 का और कर लेना यार, टोटल 35 का लॉस बुक होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे उसने ऊपर काले पर लिखा भी था कि फाइनलाइजेशन हो रही है, असाइनमेंट आपको मिली है और इनके बारे में नेसेसरी है या नहीं है वो पूछ रहे हैं कि बताओ, ठीक है। तो उसके बारे में यही पूछ रहा है कि इसका क्या करें, तो फिर बताओ 35 का लॉस बुक करें, अगर फिर 25 का होगा तो 10 का और कर लो, टोटल 35 का बुक करना है। और वो कौन सा लॉस है, NRV लॉस। I37 deals with provision which are liabilities of uncertain timing amount. NRV adjustment result in adjustment of carrying amount of asset and not addressed since estimated selling price is lower than cost inventory of item, so NRV adjustment in respect of, वही वाली बातें
चेंज इन एस्टिमेट सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग 2024 शुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, हमने भी ऐसे कुछ कहा था, एंड द एडजस्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन 65 मिलियन, सो एन एडजस्टमेंट ऑफ 35 मिलियन वुड बी मेड और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले लो, कैरिंग इन्वेंट्री को, कैरिंग अमाउंट को कम कर लो। अब कहीं ये लिखा नहीं होगा 25 कर लिया था तो आप यूं कहते थे 15 10 और कर ले, ठीक है। और आखिरी है जो सबसे आसान है, शुक्र है को IAS 37 की भी बात आई, थोड़ी सी यहाँ पे भी थी, ये भी IAS 37 में ही था, ठीक है, कि फ्यूचर कॉस्ट जो अभी इनकर नहीं हुई उसकी प्रोविजन बुक नहीं करनी होती। 15 नंबर का सवाल था, छोड़ के चले जाते हैं। 10 एम्प्लॉइज हैव इनिशिएटेड लीगल एक्शन कि GL ने हमें अनफेयर डिसमिसल हमारा किया, जानबूझ के हमें निकाला है, ठीक है जी, इन्होंने केस कर दिया। 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस हैं विद लीगल एडवाइज़र, 2 मौक़ों पे लीगल एडवाइज़र से हमने कॉरेस्पॉन्ड किया है। पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हमने उसको 31 नंबर पे फ़ोन किया, हमने कहा यार वो केस हो गया हमारे खिलाफ, तो वो आपको पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? GL लीगल एडवाइज़र हैज़ ओपिन्ड दैट डिसमिसल्स वर फेयर, कहता नहीं आपने ठीक निकाला, और विद ओनली अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर, तो 30% लाइबिलिटी आपके खिलाफ कोर्ट केस हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, डिस्क्लोज। अभी तक ये लग रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज करो, ओके, प्रोबेबल नहीं है। नेसेसिटेटिंग कंपनसेशन, द पोटेंशियल कंपनसेशन वुड वेरी बट इज एस्टिमेटेड टू बी 2 मिलियन। अभी तक क्या लग रहा है, 2 × 10 20 मिलियन की कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। आज 1 मार्च है, 28 फरवरी को, 29 फरवरी का महीना है, अच्छा 29 फरवरी को एक और कम्युनिकेशन की हमने उसके साथ, हमने कहा यार अब ना फाइनल स्टेटमेंट्स फाइनल हो रही हैं, बस ये 4 मैटर्स रह गए थे, तो कोई 1-2 हेयरिंग्स हुई थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1-2 हेयरिंग्स हुई थी, तो फिर क्या लगता है आपको, इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट इन फरवरी, लीगल एडवाइज़र कह रहा है भाईजान वो जो फरवरी में नहीं हेयरिंग हुई उसमें वो तो सबूत ले आए। GL एडवाइज़र नाउ बिलीव्स दैट डिसमिसल वर, आप ही पकड़े गए हैं मुझे लग रहा है, देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रोबेबल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, प्रोविजन बुक करनी है, ठीक है, प्रोविजन। हाँ, एडजस्टिंग भी है, यानी आपने इसको तो भूल ही जाना है कि ये कुछ हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अभी फैसले में हमारे हाथ में है और ये डिसमिसल हो चुका है ड्यूरिंग 2023 जिसके खिलाफ केस हुआ है, ये तो एग्जिस्ट करता है एट रिपोर्टिंग डेट, ये जो आप मामला सामने आया। बात समझ आ रही है? मुश्किल चीज़ें आसान है, पर्चा आसान ही होता है, आपकी तैयारी बस रिवीजन नहीं होती, पढ़ा होता है सब कुछ आपने, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ पे कितना करना है, 3 मिलियन टू ईच एम्प्लॉय। अब आप फटाफट ना 10 × 3 करके 30 सोचकर आगे बढ़ने लगे थे कि सवाल ने कहा इसके 5 नंबर हैं, रुको इसके 5 नंबर है, मुझे IAS 10 अप्लाई थोड़ा सा करवाया और भी करवाने दो, 2-3 सवाल उस्ताद ने तुम्हें करवाए थे ना क्लास के अंदर, वो वाले भी तुम ज़रा बुरुए कार लाओ। कौन से वाला, वो जिसके अंदर इतने लोग रिटायरमेंट के लिए आ गए हैं और इतनी डेटा तो और भी आ सकते हैं, याद आ रहा है? अंदाज़ा। मोर ओवर GL एंटिसिपेट्स दैट इफ दीज क्लेम्स आर सक्सेसफुल, अगर ये लोग केस जीत गए, 3 एडिशनल एम्प्लॉइज हु आर सिमिलरली डिसमिस्ड इन 3 मे ऑल्सो परसू, कहता है 3 और को भी निकाला था हमने इस तरह से, तो अगर ये 10 केस जीत गए तो वो 3 भी आएंगे, लगता है इनको कि वो 3 भी आएंगे। देयरफॉर बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद लीगल GL कंसिडरिंग सेटलमेंट, वो कहता है जल्दी जल्दी इनको पैसे देकर इनसे जान छुड़ाओ, ये ना हो के ये जीतें और उनको पता लगे वो भी आ जाए, इनसे जान छुड़ाओ जल्दी जल्दी। स्टैंड कहता है नहीं, पहली बात तो प्रोविजन बुक करो, दूसरी बात 10 की नहीं 13 की, 13 को 3-3 मिलियन के हिसाब से आप प्रोवाइड करो, क्योंकि आ तो सकते हैं, इन्होंने भी डिसमिसल का तो सामना कर लिया हमारे साल में, बाद में भी आ जाए तो इवेंट तो एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रेट कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा हमें, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ऐसा गुजरा ही नहीं किसी के अंदर, कोई सेटलमेंट होती है 1 साल का अरसा आता, तो छेड़ने के लिए उसने ये पॉइंट दिया हुआ था। प्रोविजन शुड बी मेड अंडर IAS 37 एज इट्स लाइबिलिटी ऑफ एज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग। GL हैज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ये है पास्ट इवेंट। प्रेजेंटिंग न्यू एविडेंस ड्यूरिंग फरवरी शुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट एंड द प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 29 फरवरी। एडजस्टिंग इवेंट है 29 फरवरी पे उसने जो कहा है ना वो करो। इट इज़ प्रॉबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड एंड कोर्ट की तरफ से कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 3 मिलियन फॉर ईच एम्प्लॉई। द प्रोविजन शुड इंक्लूड फर्दर 3 क्लेम्स एज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट। इनका भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट 23 में हो चुका है, इसलिए आपने प्रोविजन कितने की बनानी है, 13 × 3, द एंड।